प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कमल किशोर सैनी, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। अब तक पूर्व क्लास में हमने हाउसपर, लाक, रूसो तीनों की प्राकृतिक अवस्था, समझौता, सामाजिक समझौता, मानव स्वभाव, इन सभी पर चर्चा की। इससे पहले वाली क्लास में हमने हाउस पर चर्चा की। अब हम लोक पर चर्चा करेंगे। आप अपने सिलेबस के अनुसार देख सकते हो कि जो है कि हमने पूर्व में भी आपको सिलेबस में बताया था कि हमने सिलेबस में हम देख सकते हैं कि हमारे खंड कैक है, गए 3 खंड है। इसमें हमने हाउस पर चर्चा कर चुके हैं, लाक पे, रूसो पर हमने तीनों के विचारों पर चर्चा की। आज हम जो लाक पर चर्चा कर रहे हैं, इस पे जो है लाक के प्रमुख जो विचार क्या क्या थे, इस पर पुनः अपन मुख्य रूप से लाक पर चर्चा करेंगे। जॉन लॉक, हमने पूर्व की कक्षा में भी आपको जब हाब्स, लाक, रूसो का तुलनात्मक अध्ययन किया था, तब भी हमने इनके जन्म, जॉन लॉक का जन्म सामरसेट शहर में रिंगटन नामक स्थान पर 29 अगस्त 1632 ईस्वी को हुआ। जॉन लॉक अनुभववाद के जन्मदाता है। अनुभववाद से मतलब है कि ज्ञान 5 इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त होता है। जॉन लॉक उदारवाद के पिता है। जॉन लॉक के अधिकारों के सिद्धांतों के जन्मदाता है, यानी प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। जॉन लॉक ने सबसे पहले प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया था। जॉन लॉक को सामान्य बुद्धि का दार्शनिक भी माना जाता है। वेपर ने कहा कि जॉन लॉक एक महान परंपरा का पहला प्रवक्ता तथा एक महान परंपरा का अंतिम प्रवक्ता मध्यकाल का, यानी उदारवाद का जब शुरू हुआ तो जॉन पहले उदारवादी विचारक थे। आपके प्रश्न में भी आता रहता है कि उदारवाद के प्रथम जनक है जॉन लॉक को माना जाता है। जॉन लॉक रिचर्ड हकर की रचना से बहुत प्रभावित थे। जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी टू टेरेटाइज ऑफ गवर्नमेंट है। इसके पहले भाग में जॉन लॉक ने रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक जो है पैटिगेट्स ऑफ द नेचुरल पावर ऑफ थिंग का खंडन किया, जिसमें राजा की प्राकृतिक शक्तियों का वर्णन किया है। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जॉन ने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है, तो उसने राजा की प्राकृतिक शक्तियों का इसलिए विरोध किया कि व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकार का समर्थन किया, कि राजा की प्राकृतिक शक्तियाँ और व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। लोग ने कहा कि राजा को अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों को देने की शक्ति नहीं है। लोग ने प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया। जॉन लॉक ने कहा कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से किसी के अधीन नहीं है। जो फिलिपर ने दिया था कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से अधीन है, उस सिद्धांत का उसने खंडन किया। पुस्तक के दूसरे भाग में उसने जो अपनी गौरवमयी क्रांति का भी समर्थन किया है। अनुभववाद, लोग ने अपनी जो एक किताब लिखी जिसमें एन ऐसे कंस्ट्रक्टिंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नामक रचना लिखी। इसमें कहता है व्यक्ति का समूचा ज्ञान अनुभव पर आधारित है, जो 5 इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। इस विश्व का ज्ञान एवं उसका औचित्य केवल अनुभव के द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। अनुभववाद के अनुसार व्यक्ति का मस्तिष्क जन्म से खाली स्लेट के समान होता है। अनुभववाद के अनुसार कोई भी ज्ञान प्रागनुभविक नहीं होता। अनुभववाद बुद्धिवाद का परस्पर विरोधी विचार है, क्योंकि बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान मूलतः अनुभवपूर्व या प्रागनुभविक होता है। सबसे पहली बात, हॉब्स ने प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का भी खंडन किया। उसने कहा कि एक बच्चे पर पिता का प्राकृतिक नियंत्रण होता है, ठीक उसी प्रकार राजा का प्रजा पर स्वाभाविक नियंत्रण होता है। फिल्मर ने कहा, लेकिन हॉब ने इसको अस्वीकार करते हुए कहा कि बच्चा तो अल्पवयस्क होता है, इसलिए पिता बच्चे को निर्देश दे सकता है, परंतु राजा प्रजा को निर्देश नहीं दे सकते, क्योंकि
प्रजा बच्चे नहीं है, इसलिए व्यक्ति पर शासन का एक ही उपाय है, व्यक्ति से सहमति प्रदान करना। ये हमने सामाजिक समझौते सिद्धांत में भी पूर्व की कक्षा में आपको जब तुलनात्मक रूप से हाफ्स-लाग रूसो के समझाते सामाजिक समझौते का अध्ययन किया था, उसमें भी हमने चर्चा की थी कि लोक ने कहा है कि व्यक्ति सहमति के आधार पर ही शासन की बागडोर शासक को सौंपता है। लोक ने पितृसत्तात्मक राज्य का खंडन भी किया है। उसने कहा कि प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया, जिसका उल्लेख फिल्मर ने किया था। लोक के अनुसार व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण व्यक्तियों की सहमति के बाद ही संभव है। लोक के अनुसार पिता पर बच्चे का जो नियंत्रण होता है वो नागरिकों के नियंत्रण से अलग है, इसलिए पितृसत्तात्मक राज्य का उसने खंडन किया। अब प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत देखिए। लोक ने अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है। अब जॉन लोक ने आपके एग्जाम में भी पूछते हैं कि किन तीन प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया। जॉन लोक ने प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को शामिल किया है। जॉन लोक कहता है कि संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व दिया है तथा जीवन स्वतंत्रता के अधिकार को भी संपत्ति के अधिकारों में निहित माना है। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति छीन ली जाती है तो उसके दोनों सिद्धांत अर्थहीन हो जाते हैं। लोक के अनुसार व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार जन्मजात रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे उसकी त्वचा का रंग। लोक के विचारों में अमेरिकी संविधान निर्माता जेफरसन 1743 से 1826 तक मेडिसन प्रभावित थे। जब अमेरिका का सिद्धांत संविधान बना तब इन दोनों विचारकों ने लोक के सिद्धांतों को अनुसरण किया। जेफरसन के अनुसार व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता एवं सुख लेने का अधिकार है। लोक के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन थॉमस पेन द्वारा किया गया, जिन्होंने राइट्स ऑफ मैन नामक रचना लिखी। पेन ने भी इनका समर्थन किया। अतः व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को कभी छीना नहीं जा सकता। बेंथम ने लोक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए कहा कि प्राकृतिक अधिकार बकवास है, बकवासों से बढ़कर बकवास है। बेंथम के अनुसार राज्य एवं सरकार से पहले अधिकारों की कल्पना अतार्किक है। बेंथम भी एक उपयोगितावादी विचारक थे। वो राज्य से पहले किसी भी अधिकारों की उन्होंने कल्पना नहीं की, इसलिए उन्होंने लॉक की आलोचना की। जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना एडमंड बर्ग तथा रूसो ने भी की है। संपत्ति का विचार क्या था लॉक के? कहते हैं मैफरसन के अनुसार जॉन लॉक द्वारा राज्य व सरकार के निर्माण का मूल उद्देश्य संपत्ति के औचित्य को प्रदान करना माना है। संपत्ति को परिभाषित करते हुए लॉक ने कहा कि संपत्ति व्यक्तियों का व्यक्तित्व और उनके स्वामित्व में स्थित वस्तुएं हैं। संपत्ति का मतलब है कि भूमि व वस्तुओं से है। लॉक ने मूल्य के श्रम सिद्धांत का निर्माण करते हुए कहा कि व्यक्ति प्राकृतिक वस्तुओं में अपना श्रम मिलाकर उसका स्वामी बन जाता है। उनके अनुसार प्रकृति ने पर्याप्त वस्तुएं दी है। व्यक्ति का मूल उद्देश्य है अपने श्रम द्वारा अर्जित संपत्ति को सुरक्षित रखना है। जॉन लॉक संपत्ति पर प्रतिबंध भी लगाता है। संपत्ति दूसरे के लिए भी छोड़ना चाहिए तथा संपत्ति को नष्ट ना किया जाना चाहिए। अब जॉन लॉक एक उदारवादी भी है। जॉन लॉक उदारवाद के जन्मदाता है। मैंने पूर्व में भी कहा कि अक्सर प्रश्न पत्र में पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रथम उदारवादी कौन थे, तो कहते हैं जो जॉन लॉक ने पहली बार उदारवादी विचारधारा के जन्मदाता भी माना जाते हैं। उदारवादी विचारधारा मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा है। जॉन लॉक के विचार में हम उदारवाद के को निम्न सिद्धांत देख सकते हैं: स्वतंत्रता, सहिष्णुता, सहमति का शासन, संवैधानिक शासन। ये सब जॉन लॉक ने उदारवाद के लक्षण बताए हैं। इसके संदर्भ में अनेक विचारों ने भी इनका समर्थन किया है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में भी लॉक ने माना कि सामाजिक समझौते से जो राज्य की उत्पत्ति है उसे मानव स्वभाव है, प्राकृतिक अवस्था आदि का वर्णन करते हुए भी राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की। ये सब हम पूर्व के जो व्याख्यान हैं उसमें विस्तार से पढ़ चुके हैं। मानव स्वभाव पर भी हमने पूर्व के व्याख्यान में आपको बताया था
कि व्यक्ति सुख प्राप्त करने का इच्छुक होते हैं एवं दुख से बचना चाहते हैं। लोग कहते हैं व्यक्ति का स्वभाव नेक एवं अच्छा है। व्यक्ति को जन्म से प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं। प्राकृतिक अधिकारों में लोक ने संपत्ति को सबसे अधिक महत्व दिया है। प्राकृतिक अवस्था, इसके बारे में पूर्व के व्याख्यान में पढ़ा है कि लोक ने इजी ऑन द लॉ ऑफ नेचर नामक रचना की। लोक ने प्राकृतिक युद्ध की अवस्था में अंतर किए हैं, बताया है। लोग ने प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है, पूर्व सामाजिक। लोग कहते हैं समाज तो था लेकिन राज्य नहीं था। ये प्राकृतिक अवस्था में अंतर किया, ये पूर्व में भी हमने पहले के व्याख्यान में चर्चा की है। प्राकृतिक अवस्था परस्पर शांति और सहयोग की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक नियमों से चलाई जाती थी। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक विधि भी विद्यमान थी। इन सब पर हमने पूर्व में विस्तार से चर्चा की है। विधि एवं स्वतंत्रता के मध्य संबंध का, यानी कानून और व्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या संबंध है। लोक ने कहा कि जहाँ विधि खत्म होती है वहाँ निरंकुशता शुरू हो जाती है। लाक के अनुसार विधि स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं करती बल्कि उसमें वृद्धि भी करती है। जो लोग कहते हैं भाई बगैर कानून के अभाव में स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा, तो कहते हैं विधि तो संरक्षण करती है। व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार है, स्वतंत्रता है, समानता है, इन सब का कार्य विधि है, यानी कानून करता है। कहते हैं विधि के अभाव में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की कल्पना करना उचित नहीं है, कठिन है। लोक ने प्राकृतिक नियम का अभिप्राय भी बताया कि मध्यकालीन ईश्वरीय सार्वभौमिकता विधि है। सिसरो ने भी प्राकृतिक विधि का बताया कि ईश्वर द्वारा निर्मित नियमों से सारी सृष्टि चलायमान है। व्यक्ति बुद्धिमान होने के कारण ईश्वरीय नियमों का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का संचालन करता है। अब लोक ने कहा कि भाई सामाजिक समझौते का मूल कारण क्या था, हालांकि विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। उसने कहा कि एक स्पष्ट एवं मानव निर्मित नियम का अभाव था। पहले भी हमने इस पे चर्चा की है। इन नियमों को जो क्रियान्वित करने वाली संस्था का भी अभाव था, नियमों की व्याख्या करने वाली संस्था का भी अभाव था। इस समझौते के प्रमुख कारण थे। अब जोन लोग ने समझौता तो बताया भी क्यों। अब दो प्रकार के समझौते हुए। लोग ने कहा कि पहले समझौते में व्यक्तियों ने मिलकर नागरिक समाज का निर्माण किया और दूसरे समझौते में नागरिक समाज के द्वारा राज्य या सरकार का निर्माण किया गया। तो इन दोनों समझौते के द्वारा राज्य की स्थापना हुई। जॉन लॉक के समझौते में व्यक्तियों ने केवल दंड देने का अधिकार राज्य या कॉमनवेल्थ को सौंपा है, यानी सामान्य समाज को या व्यक्ति को। जॉन लॉक ने राज्य, नागरिक समाज या समुदाय में अंतर नहीं किया। हाब्स ने भी नहीं किया था। जहाँ पर हम यहाँ तुलनात्मक विवेचन में भी हमने आपको बताया था कि लोग ने राज्य, नागरिक या समुदाय में अंतर नहीं किया, ना हाब्स ने भी नहीं किया। कहते समझौते के पश्चात भी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के पास सुरक्षित है। जॉन लॉक ने कहा भी हालांकि राज्य के साथ, राजा के साथ समझौता किया गया, परंतु फिर भी जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है वो सदैव सुरक्षित माने हैं लोक ने। जॉन लॉक के समझौते में व्यक्ति महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। जॉन लॉक ने सरकार को सीमित करने के लिए सरकार का 3 अंगों में विभाजन किया: विधायिका, कार्यपालिका, संधि निर्मात्री शक्ति। हाब्स ने ऐसा सरकार और राज्य में किसी प्रकार का विभाजन नहीं किया था। राज्य को सीमित करने के लिए लॉक ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। उसने संप्रभुता के स्थान पर ऑल सुप्रीम पावर शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि संप्रभुता जब राज्य को मिलती है उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। लेकिन राज्य की शक्तियों को सीमित करने के लिए लोग ने इसलिए संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ आपको ध्यान देने की, हाब्स ने जहाँ संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया, लोग ने नहीं किया। उसने ऑल सुप्रीम पावर शब्द का प्रयोग किया है, यानी सुप्रीम पावर राज्य है लेकिन वो प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। अब सामाजिक समझौते की विशेषता क्या थी कि समझौता पूर्व राजनीतिक था या पूर्व सामाजिक नहीं। कहता समझौता पूर्व राजनीतिक था, यानी राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। पूर्व राजनीतिक समझौता हुआ था, पूर्व सामाजिक नहीं, यानी समाज का अस्तित्व था। समझौते में व्यक्तियों ने सभी प्रकार अधिकार अपने पास रखे, केवल अधिकार दंड देने का अधिकार सौंपा। यानी जो समझौते की पालना नहीं करेगा उसको दंड देने का प्रावधान रखा है, लेकिन प्राकृतिक अधिकार है वो समझौते में शासक को नहीं सौंपा गया है।
अब अगली बात देखिए कि समझौता टूटने के बाद सरकार समाप्त होगी, इसलिए व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएगा। आपने कहा कि समझौता खत्म होने के बाद व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में चला जाएगा। यहाँ लोक ने इसका कहा है नहीं, सरकार ही खत्म होगी, व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएगा। व्यक्ति ने समझौते के द्वारा अपनी शक्तियां बहुमत समुदाय को प्रदान की। व्यक्तियों ने समझौते के द्वारा अपनी शक्तियां बहुमत समुदाय यानी एक समुदाय को अपनी शक्तियां प्रदान की हैं। अब क्रांति का विचारक, अगला बिंदु देखिए, कहता है लोक क्रांति के विचारों के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में गौरवमय क्रांति हुई। तो इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी 1688 में, लोक के जो ऐसे व्यक्तिवादी विचार थे, जो गौरव में क्रांति हुई, वो लोक के विचारों से हुई। उसके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को भी जन्म दिया। अमेरिकी क्रांति अमेरिका के संविधान निर्माता जेफरसन और मेडिसन लॉक के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित थे। अमेरिका के संविधान पर लोक के विचारों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि लोक ने जो प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया था। हमने पहले बताया कि जो मौलिक अधिकार है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, और अमेरिका ने लोक से प्रभावित होकर मौलिक अधिकार रखे थे। तो अमेरिका के संविधान निर्माता भी लोक के विचारों से प्रभावित थे। लोक के क्रांति पर विचार क्या थे? जॉन लोक के विचारों सीमित और संवैधानिक शासन का आधार पाया जाता है। राज्य ने संभावित निरंकुश व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए निम्न आधार पर क्रांति को ठहराया है। लोक ने क्रांति कब बताई? यदि राजा या एक व्यक्ति विधि के स्थान पर निरंकुश शासन करने लगे, जब राजा विधायिका के स्वतंत्र कार्यकरण में बाधा उत्पन्न करे, जब राजा निरंकुश रूप में चुनाव या चुनाव के तरीके में परिवर्तन करने लगे, जब राजा या विधायिका नागरिकों को किसी विदेशी शक्ति के हवाले सौंपने लगे, यदि सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी विधि की अवहेलना या उसका पालन ना करे, तो ऐसे इन कारणों से क्रांति की जा सकती है। लोग कहते हैं क्रांति के परिणाम क्या होगा? सरकार को हटाया जाता है, राज्य या कॉमनवेल्थ विद्यमान रहता है। आपने कहा भी सरकार रहेगी, सरकार को हटाया जाता है, राज्य नहीं हटाया जाता। जबकि हाब्स के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था पे पुनः आ जाएगी, क्योंकि हाब्स के विचार में राज्य, समाज व सरकार सभी का निर्माण एक समझौते से हुआ है। जॉन लॉक ने सरकार को एक ट्रस्ट या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की संज्ञा दी है। जॉन लॉक ने क्रांति के स्थान पर स्वर्ग से प्रार्थना शब्द का प्रयोग किया है। अब राज्य का काम क्या है? लोक ने राज्य के नकारात्मक कार्यों का उल्लेख किया है। नंबर 1, विधि व्यवस्था बनाए रखना। नंबर 2, बाह्य शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा करना, यानी ये काम राज्य के प्रमुख कार्य है। अब राज्य की प्रकृति क्या होगी? नकारात्मक राज्य, पुलिस राज्य, रात्रि प्रहरी राज्य, हस्तक्षेपवादी राज्य। तो समझो का अभिप्राय क्या है? हस्तक्षेप यानी जब राज्य में कोई हस्तक्षेप ना हो, तो इसका मतलब है समझौते की स्वतंत्रता को बनाए रखना। पितृसत्तात्मक राज्य का अभाव, यानी जो भी समझौता किया गया है राजा और प्रजा के बीच, उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखे। और पितृसत्तात्मक राज्य का अभाव, यानी ऐसा नहीं हो कि राज्य प्रजा को पितृ और पुत्र की बात उसको निर्देशित करने लगे। अब लोक की शासन प्रणाली क्या हो? सहमति का शासन हो, यानी प्रजा की सहमति से शासन चले। सीमित शासन हो, यानी शासन व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा हो, व्यक्ति को सुविधा प्रदान करने वाला हो, यानी कि प्रत्येक कार्य में राज्य व्यक्ति के प्रत्येक कार्य में राज्य हस्तक्षेप करे। जॉन लॉक ने राजतंत्र का विरोधी था, परंतु संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया। वो कहता है राजतंत्र हो सकता है, परंतु वो संविधान के अनुरूप हो। लॉक के अनुसार प्रतिनिधि शासन में सबके लिए प्रतिनिधित्व नहीं था, उसने कुछ लोगों के लिए प्रतिनिधित्व की बात की है। जॉन लॉक के लिए लोकतंत्र एक साधन तथा उदारवाद साध्य था। अब व्यक्तिवाद, कहते हैं व्यक्तिवाद को राज्य एवं समुदाय से ज़्यादा महत्व देने वाले विचारक व्यक्तिवादी कहलाते हैं। व्यक्तिवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुख बढ़ाने के लिए राज्य को साधन मानते हैं, इसलिए उदारवादी उपयोगितावादी विचारक व्यक्ति की मान्यता में विश्वास रखते हैं।
पूंजीवादी विचारक कौन से होते हैं? जेफरसन ने अपनी रचना द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलेशन 1962 में हॉब्स एवं लॉक को स्वत्वमूलक व्यक्तिवादी कहा है। जेफरसन ने लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता कहा। मैफरसन के अनुसार लॉक के राज्य का मुख्य उद्देश्य संपत्ति की रक्षा करना है, और मैफरसन के अनुसार लॉक ने संपत्तिशाली लोगों को अधिकार दिए हैं। जेम्स टुले ने इस विचार से सहमत नहीं है। उसके अनुसार लॉक संवैधानिक शासक का समर्थन। इस प्रकार लॉक के बारे में विभिन्न विचारधारा हमें दिखाई देती है। अब कहीं कहीं हम जॉन लॉक के विचारों में अंतर विरोध भी देख सकते हैं। जैसे जॉन लॉक के विचार एक और अनुभववाद से प्रभावित है, तो दूसरी ओर मध्यकालिक विचारक रिचर्ड होकर का उन पर स्पष्ट प्रभाव है। लॉक के विचारों में हॉब्स की बातें तार्किक संगति विद्यमान नहीं है, क्योंकि उसने 4 स्तर पर सर्वोच्च शक्ति की कल्पना की है। जैसे सरकार में विधायिका सर्वोच्च होगी, जबकि सरकार में सर्वोच्च समुदाय होगा। समुदाय का भी मूल उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। प्राकृतिक अधिकारों से महत्वपूर्ण प्राकृतिक विधि है। इसलिए भ्रम उत्पन्न होता है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है या समुदाय के दंड देने का अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये अंतर विरोध दिखाई देता है। व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है या समुदाय का महत्व ज़्यादा है? समझौता 1 या 2 स्पष्ट नहीं है। उदारवादी होते हुए भी मध्यकालीन विचारों से प्रभावित है। मध्य युग में आपने देखा था कि राज्य में धर्म का भी प्रभाव काफ़ी बड़ा था। लॉक की रचनाएं हमने पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। ये विभिन्न रचनाएं लॉक की गई है। इस प्रकार आज हमने हॉब्स के प्रमुख विचारों का अध्ययन किया। धन्यवाद। आगे हम अगली क्लास में जो है रूसो के महत्वपूर्ण विचारों पर चर्चा करेंगे। तब आप इसमें लॉक के जो प्रमुख विचार थे आज इस पर हमने चर्चा की। धन्यवाद।